तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 1 और 2 हमने पढ़ लिया है। पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने सुना होगा, ये वो बेसिक राइट्स है जो कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलना अनिवार्य है। ठीक है, अब अगर बात करें कि पार्ट 3 में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं तो वो आ जाते हैं 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 3 के अंडर आते हैं। ठीक है, अब इसमें से फंडामेंटल राइट्स अगर बात करें तो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक आते हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो उसका आंसर होगा 14 से 32। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट 3 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है तो वो 12 से लेकर 35 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ आर्टिकल जैसे 12, 13, उसके अलावा 32 के बाद जो आते हैं 33, 34, 35, इन सब में मतलब एक तरह से मेंशन्ड है कि कौन आपको फंडामेंटल राइट्स देगा, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, ये सब के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली कौन कौन से हैं वो 14 से लेके 35 तक 32 तक आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले आते हैं कि आइडिया जो फंडामेंटल राइट्स का है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और हमने इसे एक तरह से कहाँ से इंस्पायर होके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है। तो वो होगा, इसका आइडिया ओरिजिनेट किया था यूएसए में, जब उसने इंडिपेंडेंट हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें बिल ऑफ राइट्स था। ठीक है, तो वहीं से हमारा फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड है। ठीक है, इसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं और वो है कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी कारण आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे छीना जा रहा है, तो आप इसको लेकर डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जस्टिसिएबल बाय इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ठीक है, जैसे कि आगे हम जाके पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कुछ कुछ पॉलिसीज आएंगे जो कि जस्टिसेबल बाय लॉ नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप उनको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कुछ बेसिक आइडिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब आते हैं मेन जो पार्ट 3 है, एक एक करके आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 12 पे आते हैं, पार्ट 3 का फर्स्ट आर्टिकल। तो इसमें क्या मेंशन्ड है, इसमें मेंशन्ड है कि कौन कौन आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो स्टेट विल प्रोवाइड यू फंडामेंटल राइट्स। अब ये स्टेट में कौन कौन आते हैं, इसके अंदर आ जाएगा यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर आ जाएगा जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं जैसे पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जितने भी आते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आते हैं, LIC, SBI, जितने PSUs एक तरह से आते हैं सब। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ भी इन्वॉल्व है एक तरह से वो आपको जवाबदेह है या फिर जिम्मेदार है आपको फंडामेंटल राइट्स देने में। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में कौन कौन आपको फंडामेंटल राइट्स देगा वो मेंशन्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे। तो आर्टिकल नंबर 13 इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो जुडिशियल रिव्यू ये होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है कि सपोज हमारे पास जो लॉ बनाने का अधिकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास। ठीक है, और हमारा पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है, ठीक है, और कुछ या फिर आर्टिकल्स में संशोधन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो लॉ बनाया आपने, ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स की छीन रहा है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से आइडिया है उसको हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को सीधे नल एंड वॉइड कर सकता है, उसे हटा सकता है। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली NJAC आया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के हटा दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे से आते रहते हैं, कुछ लॉ बनाती है गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट, तो उसे फिर नल एंड वॉइड करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो फील करता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्पिरिट के खिलाफ है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है, ऑल लॉज विच वायलेट फंडामेंटल राइट्स विल बी नल एंड वॉइड, सिंपल भाषा में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट कैन मेक एनी लॉ नल एंड वॉइड इफ इट फील्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 और 13 क्लियर हो गया आपका। ठीक है, आर्टिकल 12 में लिखा है कि कौन आपको फंडामेंटल राइट्स देगा, आर्टिकल 13 में लिखा है कि अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट कुछ भी ऐसा लॉ पास करती है या फिर लॉ लाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स आपसे छीनेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स क्या है इनकी बात नहीं की है, इसलिए मैंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से।
ठीक है। 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स है। 12 और 13 में ये बताया गया है कि कौन आपको फंडामेंटल राइट्स देगा, और अगर आपसे छीनने, अगर लॉ कोई आएगा ताकि आपका फंडामेंटल राइट्स छीना जाए तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आते हैं हमारा जो मेन पार्ट है फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 14 से कौन कौन से हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, बराबरी का एकदम राइट, ठीक है। तो इक्वालिटी के अंदर हमारे पास 5 आर्टिकल्स आ जाएंगे 14 से लेके 18 तक, ठीक है। हर में एक तरह से इक्वालिटी दिया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक एक आर्टिकल को इम्पॉर्टेंट एक एक करके सब के बारे में कि वो आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ, ठीक है। तो मतलब कि आप कोई भी इंसान हो, ठीक है, आप इंडियंस हो, आप फॉरेनर हो, यानी जितने भी ह्यूमंस हैं उनको लॉ के आगे प्रोटेक्शन देने का हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब अगर विदेशी भी आता है, कुछ गलती कर देता है, तो वो लॉ के थ्रू ही हमारे गुजर के जाएगा, ठीक है। तो वो होता है इक्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन बाय लॉ। सेकेंड आता है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको प्रोहिबिट करना है। और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो फॉरेनर्स में थोड़े आपको डिस्क्रिमिनेशन आपको मिलेंगे, जैसे कि आप अगर जाते हैं किसी पर्यटन स्थल घूमने, ठीक है, ताजमहल, ये सब, तो आप देखेंगे इंडियंस के लिए टिकट 10 रुपये होता है, फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़ होता है। तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16, इसमें मेंशन्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 17 जिसमें हम कर रहे हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत था तो वो एकदम अबॉलिश करने को कहा कि ये अगेंस्ट द क्राइम हो जाएगा। अगर आप अनटचेबिलिटी को फॉलो करेंगे तो अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा, ठीक है, आप पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो टाइटल्स क्या होता था, जैसे राजा, महाराजा, राजाधिराज, ये सब टाइटल्स होते थे, तो इनको एबॉलिश किया गया आर्टिकल 18 से, ताकि सारे ह्यूमंस को बराबर ट्रीट किया जा सके, ठीक है। लेकिन कुछ एजुकेशनल जो टाइटल्स है और मिलिट्री टाइटल्स है उन्हें छोड़ दिया गया, ठीक है। मिलिट्री में जितने टाइटल्स होते हैं, कमांडर, ये वो, उसके अलावा एजुकेशन में जैसे जितने होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे जो टाइटल्स हैं इन्हें इससे बाहर रखा गया, ठीक है। तो ये था हमारे राइट टू इक्वालिटी। इसमें हमने देखा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 16 के थ्रू ही है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो इसी के थ्रू SC ST को ज़्यादा मौका देने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो रिजर्वेशंस लाया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ऐसे याद तो रखिए, कोशिश करिए कि 14 से लेकर 18 सारे आर्टिकल्स आपको याद रहें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। पहला हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा जिसके अंदर 5 छोटे छोटे फंडामेंटल राइट्स थे। सेकंड अब सब टॉपिक आता है राइट टू फ्रीडम, ये लेके आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 19 अपने बहुत ही बड़ा आर्टिकल है, इसमें काफ़ी कुछ आपको दिया जाता है, ठीक है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू रोम एनीवेयर, फ्रीडम टू डू बिजनेस, फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर, ठीक है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, जैसे कि आप शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाकर सेटल नहीं कर सकते, उनके जंगल वंगल काट के सेटल नहीं कर सकते, या फिर JNK के लिए हम जानते हैं कुछ अलग प्रोविजंस है। तो इसमें कुछ है रेस्ट्रिक्शन, लेकिन एक जनरल अगर आइडिया लिया तो उसमें आपको ये है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, इंडिया में कहीं भी सेटल हो सकते हैं, ठीक है, और पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आजकल बहुत ही ये खबर में रहता है न्यूज़ में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा छीना जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको याद रखना है कि आर्टिकल 19 के थ्रू ही आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर, मान लीजिए कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप रोड पे बैठ गए हैं, आप सारे लोग रोड पे बैठ गए तो रोड तो जैम्स होगा, तो वैसा अलाउ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके सब कुछ है, सब पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है। आप एक पीस का स्थिति को चेंज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जब कि इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, आर्टिकल 358 359 के तहत ये जो आर्टिकल 19 है इसको मतलब इसको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो जब नेशनल इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो
उस समय क्या होगा कि हो सकता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सब आपका छीना जा सके, ठीक है। आप हो सकता है कि आपको एक जगह पे एसोसिएट करने का, प्रोटेस्ट करने का आपका जो राइट है वो छीना जा सके, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल इमरजेंसी का केस रहेगा, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 20 में। तो चलिए आर्टिकल 20 में अगेन ये हम चल रहे हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला आ जाएगा इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब क्या होता है कि आपको लॉ तोड़ने के अलावा किसी और चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर कन्विक्शन करना है, कन्विक्शन मतलब सज़ा मिलना, तो वो आपको सिर्फ वायलेशन ऑफ लॉ, अगर आप लॉ तोड़ेंगे तभी आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। सेकेंड है नो डबल जेपर्डी। नो डबल जेपर्डी मतलब कि एक ही जुर्म या फिर एक तरह से गलती के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। नो डबल जेपर्डी, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 20 है इसे एक तरह से राइट टू प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन कहा जाता है, ठीक है। कि मतलब आपको कन्विक्शन यानी आपको सज़ा तभी मिले जब तक आप कोई लॉ ना तोड़े, ठीक है। ये आर्टिकल 20 के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 21 में, जो कि है राइट टू लाइफ, मतलब आपको जीने का अधिकार है, ठीक है। और इसके अंदर बाद में इनडायरेक्टली आपको कई सारे राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो राइट टू लाइफ के अंदर आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब आप इज्जत से जिंदा रहें, ठीक है। इसके अलावा आपको राइट टू प्राइवेसी मिलता है, आपको प्राइवेसी जो आया है। राइट टू लिवलीहुड मतलब आपको जॉब मिलना चाहिए, आपको प्रॉपर हेल्थ मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इनडायरेक्टली एक तरह से आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन्ड है। तो ये एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन। तो उसी के अंदर ये जितने भी इनडायरेक्ट आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, लिवलीहुड, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये इसी केस के बाद से मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन केस, ठीक है। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 20 और 21 जो है राइट टू लाइफ और राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ये आपको किसी नेशनल इमरजेंसी में भी छीने नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको याद रखना है 19 तो छीना जा सकता है, पर 20 और 21 नहीं छीना जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। तो ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट। तो आर्बिट्ररी अरेस्ट मतलब क्या, कि मतलब आपको बिना रीज़न के अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इसके खिलाफ प्रोटेक्शन आपको कैसे मिलेगा कि अगर आपको कोई भी अरेस्ट करता है, ठीक है, कोई भी अथॉरिटी अरेस्ट करता है, तो विदिन 24 आवर्स उसे आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना होगा और रीज़न देना होगा, ठीक है। और अगर कोर्ट मानती है कि प्रॉपर रीज़न नहीं है तो उसे बेल मिल जाएगी, ठीक है, छोड़ा ना जाना पड़ेगा। तो यही आता है आर्टिकल 22 के अंदर, ठीक है। तो आर्बिट्ररी यानी बिना किसी रीज़न के आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और एक और इसमें पॉइंट मेंशन है कि आपको लॉयर मिलने चाहिए, ठीक है, आपको लॉयर रखने का अधिकार है, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 22। अब आते हैं आर्टिकल 21A के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि बाद में जब कोई अमेंडमेंट होता है किसी भी एक्ट में, तो वो 21A 21B ऐसे करके ऐड होता है, ठीक है। 22 के बाद 23 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 23 तो पहले से मौजूद है, तो 22A 23 ऐसे ऐड होगा, ठीक है, 23B। तो 21A जो है ये बताता है, क्योंकि अब ये भी राइट टू फ्रीडम के अंदर आ गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो अटल जी ने हमारा सर्व शिक्षा अभियान लाया था, ठीक है। तो उन्हीं के तहत 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हमने अमेंडमेंट किया था और ऐसा कहा था कि जो बच्चों की पढ़ाई है 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की, वो भी एक फंडामेंटल राइट है, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 21A। तो इस क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो बचे फंडामेंटल राइट्स हम उन्हें पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 22 तक। इसके अलावा हमने 12 और 13 आर्टिकल भी देखा था कि उसमें कौन फंडामेंटल आपको राइट्स देगा और कैसे जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर कोई आपसे फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है सरकार, तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखें, और अगर पिछले वीडियोज़ आपने हमारे नहीं देखे हैं तो वो भी देखें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी,